एक इशारा सीमांचल का हुआ राकेश की तरफ से। सीमांचल और मिथिलांचल दोनों ही सीटों को लेकर शायद सीमांचल पर आरजेडी और कांग्रेस पर बात नहीं बन रही है, और मिथिलांचल को लेकर शायद मुकेश सहनी बहुत सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। हमारे यहाँ बनारस में वो उन वोटर्स को मल्लाह कहते हैं, वहाँ निषाद कहते हैं, तो निषाद वोटर्स मिथिलांचल में ज़्यादा नज़र आते हैं। क्या ये जो तीनों पार्टियां हैं इसी सीमांचल और मिथिलांचल पर फंस गई हैं? देखिए, सीमांचल और मिथिलांचल कोई मुद्दा नहीं है अभी बिहार में, और बिहार में अगर सीमांचल मिथिलांचल के दायरे को अगर हम यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं। मुकेश सहनी आज की तारीख में मल्लाहों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन मल्लाह वोटर आम तौर पर जिस किसी गठबंधन से अपर कास्ट कैंडिडेट होता है उनके साथ जाते हैं, क्योंकि उनकी एक आर्थिक राजनीतिक हैसियत भी है, मछली की हैसियत, पानी की हैसियत, तालाब की हैसियत, और उसके सहारे उनकी आर्थिक गतिविधियां चलती है, जिससे कि वो अपने वोट बैंक की दशा और दिशा तय करते हैं। बिहार चुनाव का इस बार का सबसे बड़ा पहलू यह है कि ये दलों के, पार्टियों के गठबंधन से कहीं ज़्यादा ये सामाजिक गठबंधन पर टिक गया है। जाति गणना के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है, और जाति गणना का इम्पैक्ट ये दिखा कि भारतीय जनता पार्टी 1/3 लोकसभा सीटें गंवा बैठी। ये जाति गणना का इम्पैक्ट साफ साफ दिखा बिहार में। और इस बार के चुनाव में कोई अगड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है। चिराग पासवान पासवानों के नेता हैं, राजेश राम रविदास समाज के नेता हैं, नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय के नेता हैं, नरेंद्र मोदी तेली समुदाय के नेता हैं, उसके बाद लालू यादव तेजस्वी यादव यादव समुदाय के नेता हैं, मुकेश सहनी मल्लाह समुदाय के नेता हैं। इस तरह से बिहार का चुनाव विभाजित हो गया है। रही बात बिहार के चुनाव में कि होने क्या जा रहा है, जो मैंने अभी बिहार के दौरे पर देखा वो यही देखा है कि सामाजिक गठबंधन किसका किसके साथ बन रहा है। अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने कहा कि एक गठबंधन ऊपर से है, एक गठबंधन अंदर से है। दलों का गठबंधन ऊपर से है, सामाजिक गठबंधन अंदर से है। जिन 65-66 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की आपसी लड़ाई है, वहाँ यादव मतदाता आरजेडी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा होगा। हो सकता है उसमें 5-10 जगह यादव कैंडिडेट हों जेडीयू के, उनको मिल जाए, लेकिन जो 30-32 सीटें हैं बची हुई, उसमें 4-5 सीटों पर बीजेपी के यादव कैंडिडेट हैं। उनको यदि आप छोड़ दें तो बची हुई जो 20-25 सीटें हैं, 25 के आसपास सीटें, वहाँ यादव मतदाता एक तरफा जनता दल यूनाइटेड को वोट कर रहा है, वन साइडेड जेडीयू को वोट कर रहा है। और ठीक यही स्थिति जेडीयू के कोर वोटर की है। अति पिछड़ा वोटर को दिक्कत नहीं है, वो नीतीश कुमार को चाहता है, नीतीश कुमार को बीजेपी सत्ता से चुनाव बाद हटा देगी इस आशंका से भी ग्रस्त है, लेकिन तब भी वो बीजेपी को वोट कर रहा है। लेकिन महादलित समुदाय और कुर्मी समुदाय, जिस समुदाय से नीतीश कुमार आते हैं, भाजपा की जेडीयू की सीटों को छोड़ दे 121 सीटों पर, तो बिहार में जो बची हुई 142 सीटें हैं उस पर वो एनडीए के विरोध में किसी को भी वोट देने को तैयार हो गया है। ये बिहार की आज की वास्तविकता है। और पिछले 7 दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, एक तरह का ट्वीट आपने देखा, कट कॉपी पेस्ट वाला ट्वीट आपने देखा होगा कि किस तरह से आपको संजय झा ने किया वही ट्वीट एक टूलकिट की तरह दिखाई दे रहा था। चिराग पासवान ने किया, उपेंद्र कुशवाहा ने किया, सब ने ट्वीट किया। नीतीश कुमार ने कहीं वो ट्वीट नहीं किया। छोटी छोटी बातों पर नीतीश कुमार ट्विटर और फेसबुक पर डालते रहते हैं कुछ ना कुछ, उन्होंने कहीं कोई ट्वीट नहीं किया। तीसरा सबसे बड़ा पहलू इस बिहार के चुनाव का ये है कि बिहार में बीजेपी समझती थी कि उसका वोट बैंक, जो यूपी में कहते हैं तिलक तराजू और तलवार, अपर कास्ट और वैश्य का वोट बैंक, अपर कास्ट वोटर इस बार किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। ये सबसे बड़ा सत्य है। अपर कास्ट वोटर को साफ दिख रहा है, जाति गणना के बाद की परिस्थितियों में साफ दिख रहा है कि अपर कास्ट वोटर, जिसके 64 विधायक पिछली बार थे, उसे लग रहा है कि उस नंबर को हम 90-100 तक कैसे पहुंचाएं। पार्टी कोई भी हो, पहले उसे 2 ऑप्शन मिलते थे। एक ऑप्शन मिलता था एनडीए का, दूसरा ऑप्शन जिसमें अपेक्षाकृत कम सीटें मिलती थी वो महागठबंधन का, अब तीसरा ऑप्शन प्रशांत किशोर ने दे दिया। तो जहां भी बीजेपी के ओबीसी कैंडिडेट हैं, मैक्सिमम सीटों पर मैं देख रहा हूं कि प्रशांत किशोर के अपर कास्ट कैंडिडेट हैं। अगर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट बीजेपी वाली सीटों पर 15,000 वोट लेकर आने में कामयाब हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा डेंट लग रहा है। लेकिन हम लोगों का एक आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी शायद इस बार 45-50 पर सिमट जाए, मतलब जो स्थिति पिछली बार जेडीयू की थी वो बीजेपी की हो जाए। लेकिन वो स्थिति नहीं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो टिकट बंटवारा किया है, उस टिकट बंटवारे से मुझे यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ा दी। ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बिहार की परिस्थितियों को बहुत सामान्य भाषा में देखा जाए
एक आदमी सबसे खुश है जिसके नंबर बढ़ रहे हैं, उसके नंबर किसी भी सूरत में 70 विधानसभा सीटों से नीचे नहीं जा रहे हैं। और 70 विधानसभा सीटों तक जनता दल यूनाइटेड जा रही है तो ये तय मानिए कि सरकार जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में बनेगी। गठबंधन किसी का भी हो, देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से 2 सीटें ज्यादा जीतती है या नीचे रहती है, ये देखा जाना बिहार की राजनीति। ये सारा आकलन हम रखेंगे 14 नवंबर के लिए जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।